गुड इवनिंग। मेरा नाम प्रवीण गोयल है और आज मैं अपना पहला कोर्स बना रहा हूँ जो कि MPTET ग्रेड 3 के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ, जिसमें मैं टेंस और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि MPTET ग्रेड 3 के इंग्लिश का जो सिलेबस है, तो सिलेबस को ही ध्यान में रखते हुए मैं यह कोर्स बना रहा हूँ। थैंक यू। स्वागत है दोस्तों। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो कि ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं, उनको उनके सिलेबस में टेंस और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी दिया हुआ है। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में टेंस से शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, टेंस या काल दुनिया की कोई सी भी भाषा हो या कोई सी भी लैंग्वेज हो, उसमें टेंस आपके जो होंगे वो हमेशा 3 प्रकार के ही टेंस होते हैं। चाहे दुनिया की कोई सी भी भाषा हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, उसमें टेंस आपके सिर्फ 3 ही होते हैं। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में जो टेंस हैं वो प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। हिंदी में अगर बोला जाए तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि टेंस का जब भी निर्माण हुआ होगा तो बनाने वाले ने 3 ही टेंस क्यों बनाए, 4 टेंस क्यों नहीं बनाए? इस सवाल का जवाब अगर देखा जाए तो टेंस बेसिकली डिपेंड करते हैं वर्ब पे। अब वर्ब यानी क्रिया, क्रिया पे कैसे डिपेंड करते हैं? क्रिया पे ऐसे डिपेंड करते हैं कि दुनिया में कोई भी क्रिया, कोई भी वर्ब, या इसको हम इवेंट या घटना से भी जोड़ के देख सकते हैं कि दुनिया में कोई भी घटना या कोई भी इवेंट या तो हो रहा होगा, दैट इज प्रेजेंट, या तो हो चुका होगा, दैट इज पास्ट, या फिर वो क्रिया होने वाली होगी, दैट इज फ्यूचर। तो क्रिया के आधार पे 3 प्रकार के टेंस माने जाते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये तो बात हुई टेंस की। आगे जब हम टेंस में बढ़ते हैं तो फिर टेंस को, हर टेंस को 4-4 भागों में डिवाइड किया जाता है, जो निम्न प्रकार से हैं। पहला सिंपल या इनडिफाइनाइट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए इनकी बात करते हैं कि ये चारों क्या चीज़ हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल या इनडिफाइनाइट की, कि ये क्या चीज़ है। तो सिंपल या इनडिफाइनाइट के बारे में अगर हम बात करें तो जब भी हम किसी क्रिया के बारे में केवल बात करते हैं, whenever we just talk about a verb और whenever we just talk about a action, मतलब कि हम किसी एक्शन या क्रिया के बारे में जब भी केवल बात करेंगे तो वो जो बात करने के लिए जिन सेंटेंस का उपयोग किया जाएगा वो सेंटेंस आपके सिंपल या इनडिफाइनाइट सेंटेंस कहे जाएंगे। अब यदि ये बात प्रेजेंट टेंस के साथ में हो रही है तो हम बोलेंगे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इनडिफाइनाइट। इसी तरह से यही बात अगर पास्ट टेंस के साथ में हो रही है तो हम कहेंगे पास्ट सिंपल या पास्ट इनडिफिनिट, और इसी तरह से यही बात अगर फ्यूचर टेंस के साथ हो रही है तो हम कहेंगे फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इनडिफाइनिट। चलिए बात करते हैं कंटिन्यूअस की। जिस क्रिया के बारे में या जिस वर्ब के बारे में थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, यानी सिंपल में, इनडिफाइनाइट में, वही एक्शन या वही वर्ब अब वास्तविक रूप से घटित होने लगे, यानी कि क्रिया आपकी वर्ब जो है वो एक्शन में आ जाए और एक्शन में चल रही हो या एक्शन में हो रही हो, तब हम ऐसी बातों के लिए जिन सेंटेंस का यूज़ करते हैं वो सेंटेंस आपके कंटिन्यूअस कहलाते हैं। और फिर से वही बात कि अगर यही बातें प्रेजेंट में होगी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस और इसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस। चलिए बात करते हैं परफेक्ट की। थोड़ी देर पहले जो क्रिया एक्शन में थी, जब वही क्रिया रुक जाती है या ख़त्म हो जाती है या पूर्ण हो जाती है, तब ऐसी बातों को बताने के लिए जिन सेंटेंस का उपयोग किया जाता है वो सेंटेंस आपके परफेक्ट कहलाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से यही परफेक्ट आपका प्रेजेंट टेंस में भी होगा, पास्ट टेंस में भी होगा और फ्यूचर टेंस में भी होगा। नेक्स्ट आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस।
परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो हमारी लाइफ में एक निश्चित ब्रेक के साथ में, एक निश्चित अंतराल के साथ में रुकती है, पुनः चालू होती है, रुकती है और पुनः चालू होती है। तो ऐसी क्रियाओं के लिए जो सेंटेंस यूज किए जाते हैं वो सेंटेंस आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं। इस तरह तीन मुख्य टेंस को चार और सब टेंस में डिवाइड कर दिया गया, तो कुल मिला के इंग्लिश में होते हैं 12 टेंस। चलिए 12 टेंस में से जो सबसे पहला टेंस देखते हैं हम, तो सबसे पहला टेंस है यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसके पहले मैं थोड़ा सा प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में बता दूं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की का इंडिकेशन क्या है या इसकी पहचान क्या है। तो पहचान की बात करें तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हिंदी में अगर इसको पहचानना हो, वाक्य यदि आपका हिंदी में दिया हो, तो उस वाक्य के अंत में जो क्रिया होगी, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, इस टाइप के शब्द देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल पुट किए हैं, जैसे वह स्कूल जाता है, वह यहाँ रहती है, हम पढ़ते हैं आदि। ये जो वाक्य हैं यहाँ पे हम केवल क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जैसे पहले वाक्य में बोला है कि वह स्कूल जाता है, मतलब बात कर रहे हैं, लेकिन जाके दिखाया नहीं गया है, अर्थात किसी क्रिया के बारे में केवल बात की जा रही है। तो जब भी किसी क्रिया के बारे में केवल बात की जाए और क्रिया के अंत में हिंदी वाक्यों में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आए, तो वह वाक्य आपके प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडिफाइनाइट के होंगे। चलिए ये तो बात हुई प्रेजेंट सिंपल टेंस की। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा वॉइस पे बताना चाहूँगा कि वॉइस क्या चीज़ है। एक्चुअली वॉइस जो है किसी भी सेंटेंस को बोलने के तरीके होते हैं। या तो आप उसको एक्टिव वॉइस के साथ में बोल सकते हो या फिर किसी वाक्य को आप पैसिव वॉइस के साथ में बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक्टिव और पैसिव के जो रूल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब कर्ता को इम्पोर्टेंस अर्थात सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना हो तो उसके लिए जो वाक्य यूज़ किए जाएंगे वो एक्टिव होंगे, और जब कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना हो तो उसके लिए जो वाक्य यूज़ किए जाएंगे वो पैसिव वॉइस में होंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि पैसिव का निर्माण इसलिए नहीं हुआ कि हमें ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना है, ये इसका बेसिक रीज़न नहीं है। पैसिव का निर्माण करने के पीछे जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं। अब यदि सब्जेक्ट नहीं होगा तो उसको आप एक्टिव में तो बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि एक्टिव वाक्य जब भी बनते हैं तो सब्जेक्ट से ही बनते हैं। अब बिना सब्जेक्ट के एक्टिव वाक्य नहीं बन सकते, और किसी वाक्य में मान लो सब्जेक्ट दिया ही नहीं है तो फिर वाक्य जो बनेगा वो हमें पैसिव में ही बनाना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ हिंदी में। जैसे मैंने बोला चोरी हुई या चोरी की गई। अब चोरी किसने की उसके बारे में पता नहीं है, अर्थात इस वाक्य में सब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो फिर क्या करें? तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हमें पैसिव वॉइस की ज़रूरत पड़ती है। चलिए बात करते हैं एक्टिव पैसिव दोनों के रूल्स की बात करते हैं। तो पहले यहाँ पे एक्टिव वॉइस के रूल्स देखते हैं, और एक्टिव वॉइस में भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में रूल्स देख रहे हैं। तो रूल्स की बात करें एक्टिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल में, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो डू डज का प्रयोग किया जाता है, और वर्ब जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो डू डज का प्रयोग है ये केवल नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है, अर्थात वाक्य जब आपका नकारात्मक या प्रश्नवाचक होगा तो ही हम डू डज का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हम डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि वाक्य आपका अफर्मेटिव यानी सकारात्मक है तो फिर हम क्या करें? तो उसके लिए हमें कुछ नियम ध्यान में रखने पड़ते हैं, जिसमें से एक नियम यह है कि यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है अर्थात कर्ता आपका एक वचन है, तो उस वाक्य की जो वर्ब होगी उसमें एस या ईएस हमें लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एस ईएस लगाने के नियम बाद में अपन देखेंगे। चलिए अब अगर इसका फॉर्मेट देखें
तो यदि अफर्मेटिव वाक्य है तो अफर्मेटिव वाक्य का जो फॉर्मेट होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, ये केवल अफर्मेटिव वाक्य के लिए है। लेकिन यदि वाक्य आपका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है तो उस केस में हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो ये तो हमने रूल्स देखे एक्टिव वॉइस के लिए, ठीक है। अब हम रूल्स देखते हैं पैसिव वॉइस के लिए। पैसिव वॉइस में जो रूल्स होते हैं, तो सबसे पहले जो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लगेगी इज, एम या आर, तीनों में से कोई लगेगी। और दूसरा एक चीज हमें यहाँ ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। एक यहाँ पे नोट है कि पैसिव वॉइस केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है। केवल और केवल किसका बनता है? ट्रांजिटिव वर्ब का। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या चीज है? ट्रांजिटिव वर्ब अर्थात सकर्मक क्रिया। अगर इसको और डिटेल में समझना चाहें तो ऐसी क्रिया जिसका प्रभाव या जिसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा हो, कर्म पर पड़ रहा हो, तो हम बोलेंगे उसको सकर्मक। अर्थात जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, ऑब्जेक्ट पर पड़े, ना कि सब्जेक्ट पर। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि पैसिव वॉइस केवल और केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स का ही बनता है। इसका फॉर्मेट अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और उसके बाद बाय और उसके बाद में सब्जेक्ट लगाते हैं। अब यहाँ पे एक नियम और है कि किसी किसी वाक्य में यदि सब्जेक्ट के बिना ही हिंदी अर्थ पूरा निकल रहा हो तो वहाँ पे बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज नहीं भी करते। इसमें एक नियम और है कि जब भी हम लास्ट में सब्जेक्ट बनाते हैं या लगाते हैं तो सब्जेक्ट को हमें चेंज करना पड़ता है। वो सब्जेक्ट को चेंज कैसे करना पड़ता है? मान लो यदि एक्टिव वाक्य में आपका सब्जेक्ट आई था तो इधर पैसिव वॉइस में आई के स्थान पे लास्ट में सब्जेक्ट के स्थान पे हमें मी लिखना होगा। इसी तरह से ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, विकास हो जाएगा और दे का देम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके कुछ नियम है, एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम है। तो पहला नियम है कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं। अर्थात जब भी हम वाक्य की शुरुआत करेंगे तो वाक्य के शुरुआत में पैसिव में हमें ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखना पड़ेगा। उसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा और ये जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो टेंस के अकॉर्डिंग होगी और दूसरा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। मतलब जो ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं उसी के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। और इसके बाद में हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। उसके बाद हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, थोड़ी देर पहले हमने देखा था। फिर हमने एक नियम देखा, यदि वाक्य का अर्थ बिना सब्जेक्ट के ही पूरा हो रहा हो तो उस वाक्य में अंत में हमें बाय प्लस सब्जेक्ट लगाना आवश्यक नहीं है। और कुछ वाक्य केवल पैसिव में ही बनते हैं, अर्थात उनके एक्टिव नहीं बन सकते। और एक नियम यह है कि पैसिव वॉइस केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है। मैं बता चुका हूँ ट्रांजिटिव वर्ब क्या चीज है। चलिए यहाँ पे मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल डाले हैं। जैसे एक्टिव वॉइस में मेरे पास एग्जाम्पल है सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाती है। अब एक्टिव के नियम यहाँ पे फॉलो करते हैं। वाक्य जो है आपका वो कैसा है? अफर्मेटिव वाक्य है। अफर्मेटिव वाक्य का नियम क्या है कि भैया अफर्मेटिव वाक्य में सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर हो तो वर्ब में आपको एस या ईएस जोड़ना पड़ता है। इस नियम को फॉलो करते हुए देखें तो सी सिंग्स अ सॉन्ग। अब इस वाक्य का यदि मैं पैसिव बनाऊं तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट लिखूंगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? अ सॉन्ग। तो मैंने अ सॉन्ग को सबसे पहले लिख लिया। अब यहाँ पे अ सॉन्ग के अकॉर्डिंग मैंने इज लगा दिया और उसके बाद में बाकी वर्ब का थर्ड फॉर्म, सिंग का जो थर्ड फॉर्म होता है वो संग होता है, तो मैंने लिख दिया अ सॉन्ग इज संग बाय। और बाय करके हर लिखा, क्यों? क्योंकि शी को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो शी के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? हर लिखेंगे। इसी तरह से एक वाक्य है यू गो टू स्कूल। अब यहाँ पे देखिए गो वर्ब क्या है आपकी? गो। और इस जाने का प्रभाव, गो क्रिया का प्रभाव स्कूल पर नहीं पड़ रहा है, किस पे पड़ रहा है? यू पर पड़ रहा है। अर्थात ऑब्जेक्ट पे नहीं, किस पे पड़ रहा है? सब्जेक्ट पे पड़ रहा है। तो इसलिए ये वाक्य आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब का हुआ और हम जानते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव नहीं बनते। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही हमारे नेक्स्ट वीडियो में।
जो कि इसका अगला पार्ट होगा जिसमें हम बाकी के टेंस भी कवर करेंगे। थैंक यू।